जब स्पेसएक्स ने घोषणा की कि रूस अब अपने अवैध स्टारलिंक टर्मिनलों का उपयोग यूक्रेन के खिलाफ हमलों की योजना बनाने या उन्हें अंजाम देने के लिए नहीं कर सकता, तो रूस की पूरी सेना में हड़कंप मच गया। जमीन खो गई, सैनिक मारे गए और यूक्रेन को जबरदस्त बढ़त मिल गई। तब से रूस अपनी खुद की स्टारलिंक जैसी सेवा बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी सीमा के भीतर गहराई में स्थित एक सोयूज रॉकेट केंद्र रूस के सैनिकों के लिए कनेक्टिविटी और संचार बहाल करने के लिए बनाए गए अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक अहम कड़ी था। आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। यूक्रेन ने उस सोयूज केंद्र को ढूंढ निकाला और उसने कुछ गुलाबी भेजकर उस सुविधा को जला दिया ताकि क्रेमलिन का अपना खुद का स्टारलिंक बनाने का सपना बर्बाद हो जाए। आज हमारे दूरगामी हमलों से नए महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए हैं। रूस के समारा क्षेत्र में रोसकोसमोस के तहत एक प्रमुख उद्यमों में से एक प्रोग्रेस सेंटर, जो अन्य चीजों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में भी शामिल था, उसे निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 15 अगस्त की एक्स पोस्ट में घोषणा की। जेलेंस्की ने आगे बताया कि उस सुविधा के हिस्सों को नष्ट करने वाली गुलाबी चीज FP5 फ्लेमिंगो मिसाइलें थी, जो यूक्रेन की सीमा से लगभग 900 किलोमीटर दूर रूस के दिल तक पहुंची। ये सिर्फ एक रॉकेट निर्माता को खोने की बात नहीं है, जो रूस की अपनी स्टारलिंक बनाने की योजनाओं के लिए बेहद जरूरी है। जो हमने अभी देखा वह 2026 में सैकड़ों उदाहरणों में से एक और उदाहरण है कि रूस के लिए अब कोई भी जगह यूक्रेन और उसके ड्रोन से सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। विशेष रूप से जिस सुविधा को यूक्रेन ने तबाह कर दिया वह दक्षिण पश्चिमी रूस में है और इसका इस्तेमाल सोयूज 2 लॉन्च वाहनों के निर्माण के लिए किया जाता है, जिनकी रूस को अपने रजवेद सिस्टम का समर्थन करने वाले उपग्रहों को कक्षा में भेजने के लिए जरूरत होती है। अगर रॉकेट्स को नष्ट कर दिया जाए तो सैटेलाइट्स जमीन पर ही रह जाते हैं, जिससे वे रूस के लिए बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, जबकि वह स्टारलिंक का विकल्प खोजने के लिए जूझ रहा है। रूस के लिए हालात और भी खराब करने वाली बात यह है कि टेलीग्राफ के अनुसार पूरे देश में यही एकमात्र प्रोग्रेस सुविधा है जहां इन सोयूज 2 प्रक्षेपण यान को असेंबल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब रूस के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली, सैटेलाइट्स को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजना और दूसरी, अपने लॉन्चर उत्पादन के साधनों को फिर से बहाल करना। रूस पहले ही पुष्टि कर चुका है कि हमला हुआ था, जिससे यह पता चलता है कि यह इतना बड़ा था कि इसे छुपाया नहीं जा सकता था। माना कि रूसी अधिकारियों ने प्रोग्रेस सुविधा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। समारा क्षेत्रीय गवर्नर वेचेस्लाव फ्योदोरिचेव ने सिर्फ इतना कहा कि एक औद्योगिक सुविधा पर हमला हुआ है और क्षेत्रीय मेयर इवान मोस्को ने दावा किया कि यह हमला बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला था। यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उसी मीडिया आउटलेट ने यह भी जोड़ा कि वहां मौजूद आम लोग ज्यादा खुलकर जानकारी दे रहे हैं। निवासियों ने बताया कि समारा क्षेत्र के लिए मिसाइल अलर्ट जारी होने के तुरंत बाद जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई और संभवतः इन्हीं निवासियों की वजह से हमारे पास यह सबसे स्पष्ट सबूत है कि यूक्रेन ने ठीक उसी जगह पर हमला किया जिस पर वो करना चाहता था। इसकी वीडियो फुटेज भी मौजूद है और वह फुटेज प्रोग्रेस सुविधा को आग की लपटों में दिखाती है। जेलेंस्की ने अपने एक्स पोस्ट में उस फुटेज का कुछ हिस्सा साझा किया। 20 सेकंड की क्लिप में आग के कई दृश्य दिखाए गए हैं, जो इतनी ऊंची उठ गई है कि उसे किलोमीटरों दूर से जलता हुआ देखा जा सकता है। घने धुएं के बादल आसमान को काला कर देते हैं और ये सभी प्रोग्रेस सेंटर से निकल रहे हैं। और भी फुटेज एक दिलचस्प स्रोत से आती है। डेनिस स्टिलेमैन, जो फायर पॉइंट के संस्थापक है, वही कंपनी जो वे गुलाबी मिसाइलें बनाती है जिन्हें यूक्रेन ने सोयूज को निशाना बनाने वाले हमले में इस्तेमाल किया था। उनकी फुटेज हमले की बिल्कुल शुरुआत दिखाती है। ये फुटेज यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल की गई फ्लेमिंगो मिसाइलों के जमीन से लॉन्च होने को दिखाती है और रूस के खिलाफ एक दीर्घ दूरी के खतरे की एक झलक देती है, जो अब उभरता हुआ खतरा नहीं रहा बल्कि रोजमर्रा की समस्या बन गया है। फ्लेमिंगो मिसाइल ड्रोन हाइब्रिड अब सिर्फ मौजूद भर नहीं है बल्कि बढ़ती नियमितता के साथ रूस पर जोरदार वार कर रहा है। रूस इस गुलाबी रंग के खूबसूरत हथियार से डरा हुआ है और इसके डरने की पूरी वजह भी है। फ्लेमिंगो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता देता है, जो उसे युद्ध के अधिकांश समय में नहीं मिली थी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार फ्लेमिंगो, जो अपनी शुरुआती उत्पादन में एक फैक्ट्री की गलती के कारण गुलाबी है और अब एक छोटी सी ट्रेडमार्क के रूप में वैसा ही बना हुआ है, करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसमें 1150 किलोग्राम का शक्तिशाली वारहेड है, जो मजबूत ठिकानों और बड़े प्रतिष्ठानों को तबाह करने में पूरी तरह सक्षम है। फोर्ब्स का कहना है कि ये मिसाइल पूरे यूक्रेन युद्ध की गतिशीलता को बदल देगी और आप कह सकते हैं कि ये वाकई ऐसा ही कर रही है। यूक्रेन अच्छी तरह जानता है कि उसके पास यह पिंक पनिशर क्या है। उसने इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए फंडिंग की है और वह रूस के अंदर तमाम अहम ठिकानों पर फ्लेमिंगो ड्रोन मिसाइलें दाग रहा है। प्रोग्रेस सेंटर उन लक्ष्यों में से सिर्फ एक है। 2026 में ऐसे कई और भी लक्ष्य रहे हैं। 17 अगस्त की यूनाइटेड 24 मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अब रूस पर फ्लेमिंगो मिसाइलें दोगुनी रफ्तार से दाग रहा है
जितनी वह सिर्फ 6 महीने पहले कर रहा था। यूक्रेन ऐसा नहीं कह रहा है। रूसी मीडिया आउटलेट्स, जिनमें एजेंट्स वो भी शामिल है, ने 2026 के दौरान फ्लेमिंगो हमलों को ट्रैक करके यह निष्कर्ष निकाला है। ये आंकड़े सिर्फ उन्हीं फ्लेमिंगो मिसाइलों को कवर करते हैं जिनके बारे में रूस दावा करता है कि उसने उन्हें रोक लिया है। लेकिन रूस ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसने हर मिसाइल को रोक लिया हो और हर बड़े हमले के लिए मलबे को जिम्मेदार ठहराता है। फिर भी ये आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। फरवरी से मई के बीच रूस का दावा है कि उसने 31 फ्लेमिंगो ड्रोन मिसाइलों को रोक लिया है। इसके बाद से यूक्रेन ने अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट से पहले के 2 हफ्तों में रूस ने दावा किया है कि उसने 25 फ्लेमिंगो मिसाइलों को मार गिराया है। संभावना है कि समारा प्रोग्रेस सेंटर पर हमला करने वाले फ्लेमिंगो को भी इन आंकड़ों में शामिल किया गया है। और वीडियो फुटेज हमें ठीक ठीक दिखाता है कि रूस के लिए मार गिराना का क्या मतलब है। प्रोग्रेस स्ट्राइक हमें दिखाता है कि यूक्रेन की अनोखी ड्रोन तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है, जो पहले सिर्फ फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल होने वाले ड्रोन से विकसित हुई है। जैसे जैसे यूक्रेन सीमा पर हमलों के लिए पश्चिमी हथियारों पर निर्भर था, वैसे वैसे उसने लंबी दूरी के हथियारों का एक पूरा सेट विकसित कर लिया है, जो रूस में लगभग किसी भी महत्वपूर्ण जगह पर हमला कर सकते हैं। यूक्रेन की ड्रोन नवाचार एक गेम चेंजर रही है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का कहना है। इसने रूसी क्षेत्र पर हमलों में अधिक सफलता के लिए रास्ता खोल दिया है और जैसा फ्लेमिंगो में दिखता है, इसके पीछे बेहद डरावनी मारक क्षमता है। यूक्रेन के ड्रोन काला सागर पर नियंत्रण वापस पाने में अहम रहे हैं। क्राइमिया के लिए ऐसी रणनीति लागू की जा रही है जो सैनिकों की कुर्बानी दिए बिना अलगाव को संभव बनाती है और रूस को यह दिखा रहे हैं कि अब उसकी किसी भी महत्वपूर्ण सुविधा के लिए सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं बची है। फ्लेमिंगो के इस्तेमाल में आने के बाद 3000 किलोमीटर के दायरे में कोई भी चीज निशाना बन सकती है और जेलेंस्की के अनुसार यह रेंज 2027 तक 10,000 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। ये सब कुछ रूसी युद्ध मशीन की ताकत को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। यही हमने समारा में देखा है। प्रतीकात्मक रूप से कहे तो देखने में ये एक और लंबी दूरी की सजा है जो पुतिन और क्रेमलिन में बैठे उनके गुर्गों पर दबाव बनाने के लिए दी गई है। हर बार जब एक फ्लेमिंगो या यूक्रेन का कोई दूसरा दूरमार हथियार अपने लक्ष्य को भेदती है, तो हर उस रूसी को एक संदेश जाता है जो ड्रोन की भनभनाहट सुनता है या आग की गर्मी महसूस करता है। पुतिन उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते और रूस की खुद की रक्षा करने में उनकी असफलता ही वह वजह है कि सेना यूक्रेन में इतनी बुरी तरह प्रदर्शन कर रही है। और यही वजह है कि इतने सारे रूसी लोग उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों की आर्थिक गिरफ्त में फंसे हुए हैं, जिससे उनके लिए ऋण चुकाना असंभव हो गया है। लेकिन समारा में मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। प्रोग्रेस फैक्ट्री क्रेमलिन की यूक्रेन के खिलाफ बनाई जा रही हर योजना का केंद्र थी। रूस को अपने सैटेलाइट्स की सख्त जरूरत है और थोड़ी ही देर में हम बताएंगे कि समारा पर हुए इस हमले ने रूस के यूक्रेन में हालात बदलने के हर सपने को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं, नोटिफिकेशन चालू करें और यूक्रेन युद्ध पर हमारे रोजाना आने वाले वीडियो के लिए तैयार हो जाए। हम पहले ही स्टारलिंक के विकल्प के मुद्दे पर बात कर चुके हैं। रूस को अपने प्रोग्रेस बेस की जरूरत है ताकि वो अपने रजवित सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाले लॉन्चर बना सके। समारा सुविधा उस लॉन्चर श्रृंखला की एकमात्र कड़ी नहीं है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। सोयुज लॉन्चर के लिए जिन पुर्जों की रूस को जरूरत है वे पूरे देश में बनाए जा रहे हैं, संभवतः इसलिए ताकि यूक्रेन एक ही हमले में पूरी सप्लाई चेन को खत्म न कर सके। हालांकि उन सभी पुर्जों का एक केंद्रीय बिंदु पर आकर मिलना होता है और वह बिंदु है प्रोग्रेस सुविधा, जिस पर यूक्रेन ने 15 अगस्त को हमला किया था। इसे ऐसे सोचिए जैसे रूसी मुर्गी का सिर काट देना। शरीर कुछ समय तक इधर उधर दौड़ सकता है, लेकिन जब तक प्रोग्रेस सुविधा बंद है तब तक जो भी शरीर दिल तक भेजता है वह व्यर्थ ही चला जाता है। ये कितने समय तक रहेगा ये अभी तय होना बाकी है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार जिस जगह पर हमला हुआ उसकी सैटेलाइट इमेजरी से लगता है कि ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली वर्कशॉप नष्ट हो गई थी। यह रूस के लिए बहुत तकलीफदेह है। ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना कोई रॉकेट बहुत दूर नहीं जा सकता और संभव है कि जो कुछ भी सोयूज लॉन्चरों में लोड किया जाना था उसका बड़ा हिस्सा अब धुएं में उड़ गया है। उन इलेक्ट्रॉनिक्स को असेंबल करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई सुविधा के साथ साथ रूस को इस वर्कशॉप को फिर से बनाने और उस भीषण आग में खोए हर पुर्जे को बदलने में समय लगेगा। कितना विडंबनापूर्ण है। सैटेलाइट इमेजरी ने दिखा दिया है कि रूस का खुद का सैटेलाइट प्रोजेक्ट कितनी बुरी तरह फंसा हुआ है। ये समझने के लिए कि रूस कितनी बुरी हालत में है, आपको ये बेहतर तरीके से समझना होगा कि रूस को अपना खुद का स्टारलिंक जैसा सिस्टम शुरू करने के लिए क्या क्या हासिल करना पड़ेगा। 17 अगस्त की एक रिपोर्ट में आरबीसी यूक्रेन कहता है कि रूस को रजवेट सैटेलाइट नेटवर्क तैनात करने के लिए कक्षा में सोयूज कैरियर रॉकेटों के 12 से 15 प्रक्षेपण करने होंगे। हर सोयूज 2.1 बी रॉकेट 20 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेज सकता है, यानी रूस अपनी सैटेलाइट श्रृंखला में कुल 300 सैटेलाइट्स तक रखने की योजना बना रहा है। अगर ये स्टारलिंक से तुलना करने पर ज्यादा नहीं लगता तो इसकी वजह है कि वाकई में ये ज्यादा नहीं है। सैटेलाइट ट्रैकर के अनुसार स्टारलिंक के पास ऑर्बिट में 10,977 सैटेलाइट्स है
और वह अपनी पूरी श्रृंखला में 42,000 सैटेलाइट्स लगाने की योजना बना रहा है, ज्यादा से ज्यादा। रूस का अपना स्टारलिंक वर्जन असली स्टारलिंक के मुकाबले सिर्फ 36वां हिस्सा ही होगा। रूस यह तर्क दे सकता है कि यह कोई समस्या नहीं है, उसे अभी सिर्फ यूक्रेन और शायद रूस के कुछ हिस्सों के लिए ही सैटेलाइट कवरेज चाहिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रूस की योजनाएं एक खोई हुई तकनीक का घटिया वर्जन ही है, मूल का एक घटिया नकल, जो अगर सोचे तो रूस को पूरी तरह से सूट करता है। सोवियत युग से ही रूस ने नवाचार करने के बजाय चोरी और नकल ही की है। ये अभी भी यूक्रेन के ड्रोन की नकल करने की कोशिश कर रहा है और रजवेद सिस्टम इसका ताजा उदाहरण है। इन सब के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रजवेद रूस के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को ऑर्बिट में भेजना, भले ही वो पहले रूस द्वारा अवैध रूप से एक्सेस किए गए स्टारलिंक सिस्टम के मुकाबले कुछ भी ना हो, कुछ न होने से तो बेहतर ही है। इसी वजह से रूस ने नए सोयूज कैप्सूल बनाने में इतने संसाधन झोंक दिए हैं, जो केवल एक बार इस्तेमाल होने वाले लॉन्चर हैं, जिन्हें वह ना तो वापस ला सकता है और ना ही दोबारा इस्तेमाल कर सकता है। जितनी जल्दी ये लॉन्चर बनाए जाते हैं, रूस की यूक्रेन में स्थिति उतनी ही बेहतर होती है। और यही वजह है कई सालों तक रूस ने अवैध रूप से एक्सेस किए गए स्टारलिंक टर्मिनलों का इस्तेमाल ड्रोन हमलों से लेकर अग्रिम मोर्चे के यूनिट्स और पीछे स्थित कमांड सेंटर्स के बीच सुचारू संचार सुनिश्चित करने तक हर चीज के लिए किया। यह सब 2026 की शुरुआत में खत्म हो गया, जब स्पेसएक्स के संस्थापक एलॉन मस्क ने रूस की सेनाओं के लिए स्टारलिंक की सारी एक्सेस बंद कर दी। ऐसा लगता है कि यह काम यूक्रेनी टर्मिनलों की एक श्वेत सूची और रूसी टर्मिनलों की एक काली सूची बनाकर किया गया, जिससे रूसी एक्सेस को लगभग रातों रात बंद कर दिया गया। इसका असर तुरंत और स्पष्ट रूप से दिखा। फरवरी तक रूस की युद्ध क्षमता में भारी गिरावट आ गई थी, जैसा कि एक यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर, जिनका कॉल साइन जियोवानी है, ने उस समय बीबीसी को बताया था। रूसियों ने मैदान पर नियंत्रण रखने की अपनी क्षमता खो दी थी। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी आक्रामक क्षमता का 50% खो दिया। आंकड़े यही दिखाते हैं, कम हमले, कम दुश्मन ड्रोन, सब कुछ कम। रूस की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसकी पोल खुल गई हो और वो बुरी तरह घबरा गया था, खुद ही उलझता जा रहा था। इस शटडाउन के कारण हुआ संचार ब्लैकआउट रूस की 2026 की योजनाओं के लिए विनाशकारी साबित हुआ। अटलांटिक काउंसिल का कहना है कि यूक्रेन ने रूस के स्टारलिंक खोने का तुरंत फायदा उठाया और कमजोर पड़ चुकी किलेबंदियों के खिलाफ बेहद तेज जवाबी हमले शुरू कर दिए। आउटलेट के अनुसार शटडाउन के पहले 5 दिनों के भीतर ही यूक्रेन ने लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त करा लिया था, जो लगभग उतना ही था जितना रूसी सेना ने पूरे दिसंबर महीने में हासिल किया था। देखते देखते रूस की सेनाओं को पीछे धकेला जा रहा था और यूक्रेनी जवाबी हमलों का रूसी कमजोरी का फायदा उठाने का यह सिलसिला पूरे 2026 में जारी रहा है। यूक्रेन ने रूस के स्टारलिंक ब्लैकआउट का इस्तेमाल करके लक्षित हमले किए, जो मुख्य रूप से देश के दक्षिणी हिस्से में हुए। मार्च के मध्य तक यूक्रेन ने लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फिर से हासिल कर लिया था, जिसमें से अधिकांश जापोरिजिया और नीप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्रों में था। अगस्त तक आते आते जेलेंस्की ने खुलासा किया कि यूक्रेन ने एलेक्जेंड्रोका सेक्टर में भी 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त करा लिया है। इन सब के साथ साथ स्टारलिंक के नुकसान का रूस के ड्रोन पर जो असर पड़ा, उसे भी जोड़ लें, खासकर मध्यम से लेकर नजदीकी दूरी तक, और आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि मस्क के फैसले से हुई संचार अव्यवस्था ने पुतिन की सेना को कितना नुकसान पहुंचाया है। 2026 के हमले के लिए की गई सारी तैयारी यूक्रेन के जवाबी हमलों के कारण बिखर गई। और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डोनेट्स पर कब्जा करने की कोशिश में रूस जिस दलदल में फंसा है, उसमें स्टारलिंक की पहुंच खोने का बड़ा हाथ है। रूस की बेताबी रजवेद को चालू करने की और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके फ्रंटलाइन सैनिकों के पीछे तैनात कमांडरों से प्रभावी ढंग से संवाद न कर पाने के कारण देश को भारी संख्या में हताहतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना हताहतों की संख्या 1000 से कहीं ज्यादा है, जो अक्सर 1500 के करीब पहुंच जाती है। ऐसा ही 16 अगस्त से पहले के 24 घंटों में हुआ, जब रूस ने 1510 सैनिकों को मारे जाने या घायल होने से खो दिया, साथ ही 600 उपकरण भी गंवा दिए। फिर से इसकी जड़ में स्टारलिंक का बंद होना ही है। रूसी हताहतों पर अगर व्यापक नजर डाले तो रूस ने जुलाई में 2026 का रिकॉर्ड 42,860 सैनिक खो दिए, जिससे 7 महीनों में कुल लगभग 2,25,500 नुकसान हो गए। कीव इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करता है, ये नुकसान उस समय हुए हैं जब यूक्रेन ने भी हताहतों के अनुपात को काफी हद तक बदल दिया है। अब स्थिति यह है कि हर एक यूक्रेनी हताहत के मुकाबले
रूस लगभग 8 सैनिक खो रहा है। युद्ध क्षेत्र की गणित अब मेल नहीं खा रही है और एक बार फिर इसके लिए स्टारलिंक की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये सब बताता है कि रूस इतनी बेताबी से सोयूज लॉन्चर बना रहा है ताकि रजवेद सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज सके। हालांकि रूस को एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे यूक्रेन के हालिया फ्लेमिंगो स्ट्राइक ने और बढ़ा दिया है। समारा में रूस को सिर्फ एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप के नुकसान से ही चोट नहीं पहुंची है। यूक्रेन ने जो किया है वह ये है कि भले ही उस वर्कशॉप को फिर से बना लिया जाए, लेकिन इससे रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिसे यूक्रेन युद्ध के लंबा चलने के कारण प्राथमिकता कम मिल रही है। ये दावा करना अजीब लग सकता है, खासकर अगर आपको याद हो कि 4 नवंबर 2024 को रूस ने सोयूज 2.1B वाहक रॉकेटों का इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड तोड़ 53 छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे। उस लॉन्च से ऐसा लगता है कि रूस का अंतरिक्ष कार्यक्रम बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिखावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि तब से हमने वैसा कोई लॉन्च नहीं देखा, जबकि रूस पहले से कहीं ज्यादा अपने उपग्रहों को कक्षा में भेजने के लिए बेताब है। नवंबर 2024 लगभग 2 साल पहले की बात है और यूक्रेन में बहुत कुछ बदल चुका है। और भी ज्यादा रूसी उपकरण नष्ट हो चुके हैं और अब यूक्रेन नियमित रूप से गहराई तक हमले करता है, जिससे रूस पर इतना दबाव है कि उसे युद्ध लड़ने और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के बीच प्राथमिकता तय करनी पड़ रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रूस सोयूज लॉन्चर कितनी जल्दी बना सकता है या नहीं बना सकता। युद्ध की अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था आपस में टकरा गई है और इसमें नुकसान अंतरिक्ष क्षेत्र का हो रहा है। अब प्राथमिकता यह बन गई है कि यूक्रेन में रूसी सैनिकों को जो भी जरूरी चीजें चाहिए उन्हें पहुंचाया जाए और जब बड़ी संख्या में सैनिक हताहत होते हैं तो उनकी भरपाई की जाए। इसका मतलब है कि रूस के लिए दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद होने वाले रजवेद कार्यक्रम पर कम पैसा खर्च किया जा सकता है, लेकिन यह रूस की मौजूदा तात्कालिक समस्याओं का समाधान नहीं करता। रूस भी इसे उतनी ही अच्छी तरह समझता है जितना कोई और। 10 अप्रैल को यूनाइटेड 24 मीडिया ने रिपोर्ट किया कि रूसी विज्ञान अकादमी के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक निदेशक लेव जेलनी ने रूसी स्पेस फोरम में अपने भाषण के दौरान स्वीकार किया है कि रूस अंतरिक्ष दौड़ में अपने प्रतिस्पर्धियों से काफी पीछे है। रजवेद के अलावा उसके पास केवल एक ही परियोजना है और वो है एक नया रूसी कक्षीय स्टेशन बनाना। कम से कम 1 दशक तक कोई मानव युक्त सुदूर अंतरिक्ष या चंद्र मिशन की योजना नहीं है। ये टिप्पणी बहुत कुछ बताती है। इससे पता चलता है कि रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम में पैसे नहीं लगाए जा रहे हैं, यानी जरूरी रजवेद कार्यक्रम भी बहुत कम बजट में चल रहा है। प्रोग्रेस केंद्र में आग लगना किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। अब क्रेमलिन को ये कठिन फैसला लेना है कि वो पैसा जिसे खर्च करने की उम्मीद नहीं थी प्रोग्रेस में फिर से लगाए या उस पैसे का इस्तेमाल मोर्चे पर सैनिकों का समर्थन करने में करे। किसी भी तरह नुकसान तो सैनिकों का ही है और इसमें एक और सचमुच ज्वलनशील तत्व जुड़ गया है, रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले। सोयूज लॉन्चर को रिफाइंड केरोसिन की जरूरत होती है। ये ईंधन तेल रिफाइनरियों में बनता है और ये रिफाइनरियां पूरे 2026 में लगातार हमलों का सामना कर रही हैं। इतना ज्यादा कि अब रूस को पेट्रोल और डीजल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। फिर से क्रेमलिन को प्राथमिकता तय करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या उसकी रिफाइनरियां आम जनता के लिए ईंधन बना रही हैं जिससे पुतिन पर दबाव कम हो सके, या रिफाइनरियां उस तरह का ईंधन बनाती रहे जिसे रूसी लोग कभी इस्तेमाल होते हुए नहीं देखते और जो एक ऐसे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए समर्पित है जो पहले से ही संघर्ष कर रहा है। एक और ऐसी स्थिति जिसमें कोई सही जवाब नहीं है और यूक्रेन का रिफाइनरियों पर अपने हमले कभी न रोकना कोई मदद नहीं करेगा। 13 अगस्त को न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने रिपोर्ट किया कि रूस की तेल रिफाइनिंग संभवतः घटकर रोजाना संसाधित होने वाले तेल के 40 लाख बैरल तक आ सकती है। ये सब यूक्रेन के हमलों के कारण हुई अनियोजित मरम्मत और बंदी की वजह से हुआ है। ये रिफाइनिंग की मात्रा ज्यादा लग सकती है, लेकिन असल में यह एक निचला स्तर है जो 2010 के शुरुआती वर्षों के बाद पहली बार देखा गया है और ये ऐसे समय में हो रहा है जब रूस को अपने रिफाइनरियों की पूरी क्षमता पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ईंधन की कमी और रजवेद परियोजना चल रही है। रूस आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। रूस 2026 की शुरुआत में अपनी योजना से कहीं ज्यादा तेजी से रजवेद सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा था, जिससे यह साफ दिखता है कि वह अपने स्टारलिंक के विकल्प को जल्द से जल्द चालू करना चाहता है। मार्च में 16 सैटेलाइट्स कक्षा में भेजे गए थे और बताया गया कि जुलाई में दूसरी खेप भी कक्षा में भेजी गई, जिससे रूस के पास अंतरिक्ष में लगभग 40 रजवेद सैटेलाइट्स हो गए। उसकी योजना 300 तक सैटेलाइट्स भेजने की थी। ये योजनाएं अब बर्बाद हो चुकी है और ये सब उस गुलाबी बुरे सपने की वजह से हुआ है जो दिन में सपने जैसा दिखता है और जिसने अभी अभी समारा में प्रोग्रेस रॉकेट फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। ये यूक्रेन के सबसे चतुर हमलों में से एक हो सकता है, क्योंकि इससे रूस की जमीनी सेना उसी कमजोर स्थिति में बनी रहती है जिसमें वे 2026 की शुरुआत से हैं। लेकिन दूसरे हमले भी उतने ही चतुर है। हाँ, हम वाइल्ड बेरीज पर हमलों की बात कर रहे हैं और ये हमले पुतिन पर बिल्कुल नए तरीकों से दबाव बना रहे हैं, क्योंकि रूसी अर्थव्यवस्था इनके बोझ तले चरमरा रही है। एक और करारा झटका दिया गया है और भी करोड़ों शायद अरबों डॉलर भी धुएं में उड़ गए हैं और आप हमारे वीडियो को देखकर इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप यूक्रेन युद्ध में ताज़ा घटनाक्रम पर हमारी रिपोर्टिंग मिस न करें। और देखने के लिए धन्यवाद।